नमस्कार, स्वागत है आपका खबर दमदार में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। यूपी में महागठबंधन की आहट सुनाई दे रही है। दरअसल एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज एक तरफ अपना दल कृष्णा पटेल वाले गुट के साथ मुलाकात कर गठबंधन किया, तो वहीं आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने भी जनेश्वर ट्रस्ट के ऑफिस में अखिलेश यादव से मुलाकात की, जिसके बाद आप और एसपी के गठबंधन की चर्चाएं तेज हो गई। हालांकि अखिलेश यादव ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया। वहीं संजय सिंह का कहना है कि हर मुलाकात का मतलब गठबंधन नहीं होता। तीसरी तस्वीर मंगलवार की है, जब आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन फाइनल हुआ। जयंत चौधरी पश्चिम की 36 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तीन तस्वीरें, और ये तीन तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी वाला गठबंधन मजबूत हो जा रहा है। यूपी में एक महागठबंधन समाजवादी पार्टी की अगुवाई में तैयार हो रहा है। अभी हम लोग की चर्चा सपा कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह के साथ हुई है और हम लोग का गठबंधन हो गया है। हम लोग समान विचारधारा के लोगों से गठबंधन कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम लोग संयुक्त मंच पे आप लोग को दिखाई देंगे। नहीं, अभी सीटों को लेके कोई बातचीत नहीं हुई है। अभी गठबंधन को लेके कोई अंतिम रूप से फैसला होगा, कुछ तय होगा तो जरूर आपको बताएंगे। नहीं, अभी सीटों को लेके कोई बातचीत नहीं हुई है। अभी गठबंधन को लेके कोई अंतिम रूप से फैसला होगा, कुछ तय। और इसी बीच एसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने ओवैसी को एसपी गठबंधन में आने का खुला ऑफर दिया। क्या है वो ऑफर, आपको इस 1 मिनट की रिपोर्ट में दिखाते हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एआईएमआईएम चीफ ओवैसी को एसपी गठबंधन में आने का न्योता दिया है। ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी को हराने के लिए ओवैसी से मदद मांगी है। राजभर का कहना है कि ओवैसी से गठबंधन के लिए दरवाजे खुले हैं और वो सीटों की मांग कम कर इस गठबंधन में साथ आ सकते हैं। ओम प्रकाश ने कहा कि आज यूपी में बीजेपी विरोधी ताकतें एक मंच पर हैं, ओवैसी भी इस मंच पर आए। अखिलेश जी के जबान से कहीं निकला हो कि हम उनको नहीं लेंगे तो बता दीजिए। उन्होंने खुद मुझसे कहा कि देखो जो ज्यादा डिमांड लोगों की है, सबको समझाओ कि सब लोग 50 सीट के बजाय 5 सीट लड़ें, 5 जीत जाएंगे। 50 लड़के अकेले को नहीं जीतेंगे। ये हमारा प्रयास हो रहा है। तो आपकी ओवैसी साहब से बातचीत हुई? होती है बातचीत। क्या कहना है उनका इस ऑफर के बारे में? विचार कर रहे हैं। कम सीटें लड़े और भाई अब हमसे तो यही ना करें कि विचार कर रहे हैं, उनके कर लीजिए भाई। ओवैसी कौन से तोप हैं, वो भी भारत के नागरिक हैं और लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। और अब बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की। यूपी बीजेपी ने सोनिया गांधी को चुनाव से पहले एक तगड़ा झटका दिया है। पूरे कांग्रेस के लिए झटका वाली बात है। रायबरेली सदर सीट से कांग्रेस के विधायक अदिति सिंह अब बीजेपी में शामिल हो गई हैं। अदिति सिंह लंबे वक्त से कांग्रेस को बगावती तेवर भी दिखा रही थी। साथ ही सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी पर भी उन्होंने कई बार हमला बोला और आज उन्होंने बीजेपी का दामन आखिरकार थाम ही लिया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की चुनावी कसरत को करारा झटका लगा है। सोनिया गांधी की संसदीय सीट रायबरेली सदर से विधायक अदिति सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। पार्टी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में अदिति सिंह ने बीजेपी का दामन थामा। अदिति सिंह लंबे वक्त से कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी कर रही थी और अब उन्होंने अपना नया सियासी सफर शुरू कर दिया है। मेरा प्रयास रहेगा उसी सीट से हमेशा लड़ने का। जब तक मैं राजनीति में हूँ उसी सीट से लड़ना पसंद करूंगी। बहरहाल ये पार्टी हाईकमान का निर्णय है, यदि जो भी उनका निर्णय होता है वो सबसे ज्यादा मेरे लिए महत्व रखेगा। और मैं उसी सीट से। बीजेपी ने आपको बड़ा मौका दिया है महिलाओं को साधने के लिए, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी खासतौर पे महिलाओं के लिए? बहरहाल देखिए, अभी मैं बस और बस अपनी विधानसभा पे फोकस बनाई हूँ। 2 महीने में चुनाव है। मेरा पूरा यही प्रयास है कि जैसे पिछली बार 90,000 वोटों से जीती थी, वैसे ही इस बार अच्छे से अच्छे वोटों से जीत के अपनी विधानसभा का प्रतिनिधित्व करूं। अदिति सिंह के अलावा बीएसपी विधायक वंदना सिंह ने भी बीजेपी की सदस्यता ली है। 2 महिला विधायकों को पार्टी में लाने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की लीडरशिप को खुली चुनौती दी है। हमारी लोकप्रिय विधायिका, पहली बार 2 महिलाएं या लड़कियां के महिलाएं के जो भी कहिए, आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रही हैं।
एक अखिलेश डिंपल को टक्कर देने के लिए आजमगढ़, एक सोनिया प्रियंका, और दोनों परिश्रमी हैं, लोकप्रिय अपने अपने क्षेत्र में, दलित शोषित के बीच में काम करती हैं। चुनावी जंग से पहले पाला बदलने की पॉलिटिक्स तेज हो चली है। बीएसपी के विधायक रही वंदना सिंह भी 2022 में कमल खिलाना ही अपनी प्राथमिकता बता रही हैं। बीजेपी से मुझे चुनाव लड़ना है और जीत के दिखाना है। मुझे सगड़ी की सीट बीजेपी की झोली में डालनी है, ये तय है। बीजेपी अपनी सियासी ताकत लगातार बढ़ा रही है और उन सीटों पर पूरी रणनीति के साथ काम किया जा रहा है जहां पार्टी कमजोर है या 2017 में जीत नहीं पाई थी। आदित्य सिंह को पार्टी में लाना भी उसी रणनीति का हिस्सा है। अब सवाल इसी बात का है कि रायबरेली में लगे इस झटके से कांग्रेस कैसे उभरेगी। अनामिका सिंह, न्यूज़ 18, लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी कि 25 नवंबर को जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां लगभग अंतिम दौर में है। मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण भी किया, अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। ये एयरपोर्ट दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में शामिल होने जा रहा है। देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, एशिया का भी सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा ये। 2024 में यहां से पहली उड़ान हो, ये लक्ष्य रखा गया है। एयरपोर्ट में कुल 5 रनवे होंगे और इसके अलावा 5 साल में 6 लाख रोजगार का भी दावा किया जा रहा है। 2000 इंडस्ट्रियल यूनिट भी इसके आसपास लगाई जाएंगी, ये दावे भी सरकार की ओर से। तो कल होना है उद्घाटन और न्यूज़ 18 पर आप इस सबसे बड़ी उड़ान की मेगा कवरेज दिन भर देखेंगे। ठीक 24 घंटे बाद एशिया के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जेवर पहुंचेंगे। सबसे पहले हम आपको तस्वीरों में वो भव्य पंडाल दिखाना चाहेंगे जो पूरी तरीके से सज गया है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे और ये पंडाल जो है 12,000 स्क्वायर मीटर में बनाया गया है। इसके अलावा जगह जगह ब्रीफिंग की जा रही है। दूसरी तरफ देखेंगे सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी। इसको अभेद बिल्कुल बनाया जाएगा ताकि किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो। कैमरामैन नरेश के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, जेवर। और एक और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी के कृषि वापसी बिल के ऐलान पर आज मुहर लग गई है। कैबिनेट ने तीनों नए कृषि कानूनों की वापसी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। पीएम मोदी के ऐलान के बाद तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की ओर सरकार ने पहला कदम बढ़ा दिया है। आज हुई कैबिनेट मीटिंग में तीनों कानूनों को वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। कानून रद्द करने वाले बिल को कैबिनेट में मंजूर कर लिया गया है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अब इस बिल को संसद में पेश किया जाएगा। इस बिल को 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुरुपुरब के अवसर पर देश को संबोधित करते हुए ये घोषणा की थी कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे और उसके बाद आज जब कैबिनेट की बैठक हुई तो उसमें इन सभी औपचारिकताओं को पूरा करके कैबिनेट ने तीनों बिल वापस लेने का जो औपचारिकता है उसको पूरा किया है। कुछ ही दिनों के बाद अगले हफ्ते की शुरुआत में पार्लियामेंट का सत्र आएगा और ये जो तीनों विधेयक लोकसभा राज्यसभा में पूर्व में पास हुए थे, इनको वहां पर बाकी जो प्रक्रिया वापस लेने की वहां पर पूरी कर दी जाएगी। और किसान नेता राकेश टिकैत से जब कृषि कानूनों की वापसी को लेकर कैबिनेट में मंजूरी लिए जाने के सवाल पर सवाल किया गया उनसे, तो उन्होंने कहा कि सरकार का ये कदम तो अच्छा है लेकिन अभी किसान आंदोलन खत्म नहीं होगा क्योंकि एमएसपी पर कानून भी बनाने की मांग किसान कर रहे हैं। आंदोलन के लिए आगे की रणनीति तैयार की जा रही है। किसान 29 नवंबर को 60 ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली में संसद के लिए कूच करेंगे और इस प्रोग्राम पर किसान कायम हैं। सरकारें किसानों की सारी बात मान लेगी। वो 26 जनवरी 2022 यहाँ पे ना किसान मनाए तो उससे पहले मामले सारे सोल्व हो जाने चाहिए। क्या आपने कोई लेटर लिखा था सर? हाँ, सरकार को लेटर लिखा हमने, तो जवाब नहीं दिया। किसी मंत्री को लिखा था या भारत सरकार को? तो अभी कुछ ऐसा लग रहा है कि अब बात बन जाएगी? बात बननी चाहिए, अब सरकार को भाई बात बना लेनी चाहिए।
इधर योगी सरकार ने भी किसानों के लिए एक बड़ा फैसला लिया। 100 क्विंटल धान की बिक्री में राजस्व विभाग के वेरिफिकेशन से किसानों को छूट दे दी है। सीएम योगी ने मूल्य समर्थन योजना के तहत धान खरीद योजना को पारदर्शिता के साथ संचालित करने को कहा। साथ ही अधिकारियों को 72 घंटे के अंदर उपज का भुगतान करने और धान खरीद में जवाबदेही तय करने के निर्देश भी दिए हैं। इधर राष्ट्रपति की सुरक्षा में सेंध से जुड़ी बड़ी खबर आज की। राष्ट्रपति दौरे का सुरक्षा दस्तावेज लीक हो गया। 76 पन्नों का ये गोपनीय दस्तावेज लीक हो गया। सुरक्षा अधिकारियों की जानकारी सबके सामने आ गई। राष्ट्रपति की सुरक्षा में कौन सा पुलिस अधिकारी कहां पर मौजूद होगा, कहां पर तैनात होगा, ये सारी जानकारियां सामने आ गई, बाहर आ गई और ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है। राष्ट्रपति 2 दिन के कानपुर दौरे पर हैं और आज उनका पहला दिन दौरे का और इसी बीच 76 पन्नों का जो सुरक्षा दस्तावेज वो बाहर आ गया, लीक हो गया। ये बड़ी लापरवाही किसकी तरफ से हुई है, ये एक बड़ा सवाल है और जांच का विषय है। राष्ट्रपति की सुरक्षा में सेंध 76 पन्नों का ये गोपनीय दस्तावेज है जिसमें इस बात की तमाम जानकारियां हैं कि कौन सा पुलिस अधिकारी किस जगह पर होगा, सुरक्षा का जो घेरा है वो कहां-कहां किस तरह का है, वो तमाम जानकारी बाहर आ गई। तो ये लापरवाही है या फिर साजिश? क्या किसी ने जानबूझकर ये जानकारी लीक की है, ये भी एक बड़ा सवाल है। अमित गंजू हमारे सहयोगी कानपुर से हमारे साथ मौजूद है। अमित, इस बारे में और क्या जानकारी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं राष्ट्रपति की जो प्रोटोकॉल आया था उसमें 72 पेजेस का प्रोटोकॉल था, वो कहीं ना कहीं लीक हुआ है, जिसमें उनके आने से लेके उनके रुकने तक कितने रूट पे कौन सा एडिशनल रूट रहेगा, कितने हेलीपैड बनाए गए हैं, 5 हेलीपैड का भी जिक्र हुआ है। ऐसे तमाम चीजें हैं जिनका जिक्र हुआ है। रूटीन मैनर में सिक्योरिटीज तो डिस्क्लोज होती हैं, लेकिन पॉइंट्स तक डिस्क्लोज हुए कि किस पॉइंट पे कितने कांस्टेबल्स होंगे, एसआईज कहाँ होंगे, टीएसआईज कहाँ होगा, रूट का डाइवर्जन कहाँ होगा, ऐसी तमाम चीजें निकलने के बाद हड़कंप मचा, जिसके बाद कमिश्नर पुलिस ने इसकी गंभीरता को समझा और एडिशनल। ठीक है, देखना होगा अमित कि आखिर लापरवाही कहां हुई, उसका खुलासा हो पाता है नहीं। इधर स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में उत्तर प्रदेश को अलग अलग कैटेगरी में 18 पुरस्कार मिले हैं। इस बार यूपी के 18 शहरों को स्वच्छता के लिए सम्मानित किया गया और इतना ही नहीं, यूपी सरकार का दावा है कि सभी 75 जिले खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। हर साल शहरों और कस्बों में स्वच्छता को लेकर उसे परखने के लिए स्वच्छता सर्वेक्षण करवाया जाता है, जिसमें उत्तर प्रदेश का शानदार प्रदर्शन इस बार देखने को मिला। नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में आपके उत्तर प्रदेश को विभिन्न श्रेणियों में 18 पुरस्कार प्राप्त हुए और मैं समझता हूं कि हालांकि हम आगे और इस पर काम करेंगे और देश में हमेशा अग्रणी स्थान प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि जितनी प्रसन्नता हम सबको और बुलंदशहर से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें कैमरे के सामने हत्या, गोली मार दी गई है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख के बेटे का मर्डर हुआ है। चुनावी रंजिश में ये वारदात अंजाम दी गई। 3 लोगों को गोली मारी गई है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख के बेटे के मर्डर का ये वीडियो सामने आया है। लाइव मर्डर का वीडियो आप देख सकते हैं। 3 लोगों को गोली मारी गई है। बताया ये जा रहा है कि चुनावी रंजिश में ये वारदात हुई है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख का बेटा है जिसकी हत्या हुई है। चुनावी रंजिश में ये वारदात हुई। यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं।